उसमें मैं बैठा था, मैंने एक आदमी को खड़े होकर चांटा मार दिया, समझना सर ध्यान से, है सही, शक्ल अच्छी लगी, शैट। ईरान वॉर के बारे में थोड़ा बहुत पता है आप लोगों को, जो ईरान की वॉर चल रही है अभी, आपने आपके माइंड में क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए कि सर एक बात बताओ, जब पीछे से यूएस और इजराइल उसको बॉम्ब कर रहे हैं, तो ईरान बेचारा दुबई, आपका अबू धाबी, कतर, ओमान, इन सबको क्यों मार रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑल राइट, लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा दिया था विद फाइनेंशियल मार्केट एंड विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, और हम पढ़ रहे थे टू सेक्टर इकोनॉमी में। सर हमने रियल फ्लो पढ़ लिया था, मनी फ्लो पढ़ लिया था। सर्कुलर फ्लो के वो फ्लोज जिसमें आप रियल मनी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसे हम कहते हैं मनी फ्लोज, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जा रहा है, फैक्टर पेमेंट जा रही है। जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो क्या कहलाएगा? रियल फ्लो। आई बात समझ? उसके बाद हमने स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा था। सर वेरिएबल दो टाइप से आप बाइफरकेट कर सकते हो, वो वेरिएबल जिन्हें आप एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, दोज आर नोन एज स्टॉक। और जिसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लो। ठीक है, जो बच्चे बीच में से ज्वाइन कर रहे हैं, आप ना, हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं, उन 3 वीडियोस को भी देख कर आना। आई थिंक 3 वीडियोस रिकॉर्ड होगी ना चैप्टर नंबर 1 की, उनको देख कर आना। छोटी छोटी सी है, 30 to 40 मिनट का स्पैन होगा उसका, एक बार देख कर आना। तो नेक्स्ट क्लास में बैठोगे ना, यू विल हैव मोर क्लैरिटी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2। अपनी बुक्स निकाल लो सबके सब, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाइए। अभी नाम बताओ चैप्टर नंबर 2 का। अगेन आई विल टर्म इट एज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, और इसका एक्चुअल नाम भी यही है क्या? ऑलराइट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं बस बेसिक कॉन्सेप्ट लिख के साइड हो जाता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलिए, आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनको साउंड क्लियर आ रही है। इफ नॉट तो आप कमेंट करिए, ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, हम लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं कर रहे होते, सो वी आर नॉट एबल टू सी द लाइव कमेंट्स। तो आप लोग कमेंट कर देना वीडियो के नीचे इफ एनीथिंग नीड्स टू बी करेक्टेड, ठीक है। बाकी ऑफलाइन बच्चे सुनना सबके सब ध्यान से। जो हम इस चैप्टर में आज पढ़ने जा रहे हैं वो पूरी इकोनॉमिक्स के लिए, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जनरल पॉइंट होंगे। ऑल्दो उनका यूज नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा होगा, बट वो जनरल टॉपिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डेप्रिसिएशन, इफ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सारे चैप्टर्स के लिए कॉमन है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट बजट के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी कॉमन। फॉर एग्जांपल, योर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए डेप्रिसिएशन विल बी कॉमन, नेशनल इनकम विल बी कॉमन। तो ऑल्दो जो हम आज चीज पढ़ेंगे वो नेशनल इनकम तक सीमित रहेंगी आपके सिलेबस में, बट इन द कोर्स ऑफ योर हायर स्टडीज ये टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे आज वो डेफिनेटली आपके पूरी इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। हम सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ऑलमोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस से ऑलमोस्ट हट चुका है, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। बट अगेन इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ योर सीयूईटी, इट कैन बी अ सब्जेक्ट फॉर योर सीयूईटी, इसलिए वी विल नॉट इग्नोर इट। तो सबसे पहला टॉपिक डाल दीजिए अपने नोट्स में, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, हम पढ़ क्यों रहे हैं सर? सबसे पहले तो ये जानो, डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसी लीगल टेरिटरी होती है, एक लैंड मासेस के साथ साथ हम और भी टेरिटरीज को लॉ में मान्यता देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं कि यहां से अंदर का एरिया हमारा है, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरीज होती है एक नेशन की, जिसके अंदर अगर कोई सामान प्रोड्यूस हुआ है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा, और उसको बेच के जो आप पैसा कमाओगे वो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। सबको ये बात समझ आ रही है? मतलब अगर मैं कोई सीमा खींच दूं, जैसे कृष्णा बच्चा बैठ रखा है, यहां तक मैंने बोल दिया जी ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब इन 4 बच्चों ने कुछ भी प्रोड्यूस करा ना, वो मेरी डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आएगा। यहां से पीछे जितने भी बच्चे बैठ रखे, लेट्स से फॉरेन टेरिटरी है, दे आर नॉट माय टेरिटरी, वहां से अगर मैं कुछ भी सामान परचेज करूंगा वो क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल सेक्टर से या खरीदा है या फिर बेचा है। ये बात सबको समझ आ रही है? इसलिए भी डोमेस्टिक टेरिटरी समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि एक लाइन होनी चाहिए कि इसके अंदर अगर कोई सामान प्रोड्यूस हुआ है वो हमारा, हमारी डोमेस्टिक इनकम है ना। अगर कोई बाहर से खरीद रहे हो आप तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ट्रीट करना है, कहां डालना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, समझ रहे हो? इन सब चीजों के लिए यू शुड हैव अ क्लियर डिमार्केशन, यू शुड हैव अ क्लियर डिस्टिंक्शन कि हमारा एरिया क्या है। तो कुछ ना पॉइंट्स दे रखे हैं आपकी बुक में। सबसे पहले आई थिंक ये हटा दिया ये टॉपिक या नहीं हटाया, नई वाली बुक में है ये टॉपिक, है ना, तो इट्स गुड, ठीक है।
अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बीच में सीबीएसई ने आए थे कोविड के चक्कर में हटा दिया होगा। इफ इट्स बैक अगेन तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत टाइम से चेक नहीं करा सिलेबस। सो डोमेस्टिक टेरिटरी का कौन कौन सा पार्ट होता है, लेट्स टेक अ व्यू। सबसे पहला, हमारी सारी लैंड मासेस, इंडिया की सारी लैंड मासेस कम्स अंडर दी डोमेस्टिक टेरिटरी। ये सब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी है। इट्स अ वेरी कॉमन सेंसिकल पॉइंट। सर क्या बोल रहे हो आप? मतलब ये आपका भारत है, ये रहा जी हमारा भारत देश मान, जितना भी एरिया है एवरीथिंग कम्स अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी। आई बात समझ? वेरी कॉमन सेंसिकल पॉइंट, वेरी ऑब्वियस पॉइंट। सर ऑब्वियसली ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा, बट वेट, इसमें ऐड कर दो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, वाटर्स ऑफ इंडिया। सर ये क्या चीज है? सर ये क्या चीज है? याद रखो, जो ओशियन होता है ना बेटा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ओशियंस को बांट रखा है, ठीक है? ओशियंस को बांट रखा है मतलब सर, अब एक चीज बताओ, पाकिस्तान है, ठीक है, हमारी नेबरिंग कंट्री है, अगर पाकिस्तान और इंडिया को इंडियन ओशियन में कोई एक सीएनजी रिजर्व मिलता है तो डेफिनेटली डिस्प्यूट होगा, है ना? दो दोस्त चल रहे हैं, बीच में कोई बटवा बढ़ावा मिल गया तो डेफिनेटली डिस्प्यूट होने वाला है कि कौन उसके कंटेंट को रखेगा, कौन उसके पैसे को रखेगा। दोस्त है तो चलो 50-50 बांट लेंगे, बट पाकिस्तान एंड इंडिया आर नॉट, ऑब्वियसली फ्रेंड्स तो है नहीं, तो यहां पे डिस्प्यूट ना अराइज होकर के पहले से ही एक क्लियर डिमार्केशन हो रखा है कि हर कंट्री के टेरिटरी से, लास्ट टेरिटरी से, वेट, हर कंट्री के टेरिटरी से 12 नॉटिकल माइल्स तक, कितना? 12 नॉटिकल माइल्स। जैसे ये लेट्स से सर आपका ये कौन सा एरिया है भाई? केरला है, केरला ना आई थिंक क्या? तो यहां तक से जितना भी पानी है 12 नॉटिकल माइल्स तक, कितना? 12 NM इंडिया का टेरिटोरियल वाटर्स कहलाएगा, इंडिया का टेरिटोरियल वाटर्स कहलाएगा। मतलब इंडिया विल हैव द एक्सक्लूसिव राइट इन दीज वाटर्स। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है सर। आई बात समझ? क्या मतलब सर, मैं नीरज चंद्रा, सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या मेरे पास राइट है इस 12 नॉटिकल माइल तक अपनी कोई शिप को ले जाके बिजनेस करने का? एब्सोल्युटली यस। व्हाट इफ आई एक्सीड द लिमिट? 13th नॉटिकल माइल में अगर अपना बिजनेस करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? पहली बात तो परमिट मिलता नहीं है, सीधी सीधी बात है, वो आ जाती है हाई सीज, ठीक है? 12 नॉटिकल माइल से थोड़ा सा ना आपको और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आएगा नहीं एग्जाम में, बट समझ जाना आप लोग थोड़ा सा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये इंडिया है, यहां आपका, अरे हंसो मत यार, 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर हो गया। इससे आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक ना अभी भी इंडिया का राइट है, कितना? 200 माइल्स तक आगे, अभी नॉटिकल माइल्स तक अभी भी इंडिया का राइट है, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन। ये बात में आ रही है? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन। मतलब यहां पर हम ना नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, और कहां पे? यहां पे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहां पर पार्टियां करो मतलब यू कैन ओपन द बिजनेस ना। बेसिकली यहां पर ना आपकी आर्मी रहेगी यहां पर ये इसको ना आप इंडिया का ही लैंड मानोगे। बेसिकली यहां पर कुछ भी हो रहा है ना, यू आर सब्जेक्ट ऑफ इंडिया। अगर कोई इजरायली आदमी यहां पर किसी ईरानी आदमी को मार दे 12 नॉटिकल माइल के अंदर, क्रिमिनल लॉ पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा तुम समझ लेना, इस 12 नॉटिकल माइल के अंदर मार दे, ही विल बी द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड। समझ पा रहे हो? बट यहां पर अगर कोई इजरायली आदमी किसी ईरानी आदमी को मार दे, क्या वो अब इंडिया के क्रिमिनल लॉ के अंडर पेनलाइज करा जाएगा? नहीं, अब कोई लॉज नहीं लगते सर। 12 नॉटिकल माइल तक ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इससे आगे तो बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि हाँ ये भी हमारा है, बट फॉर द पर्पस ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन ओनली। अभी रिसेंटली ये अमेरिका, इजराइल एंड ईरान के वॉर में जो इंडिया से वापसी लौटता हुआ ईरानियन शिप था, उसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय करा इंडियन ओशियन में, बट दैट वाज नॉट अंडर 12 नॉटिकल माइल्स। अगर वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर होता तो इंडिया की प्रोटेक्शन उसके पास होती। जैसे ही वो 12 नॉटिकल माइल्स से बाहर आया, अमेरिका ने उसे बॉम्बार्ड कर दिया। हाँ, इंडिया की क्यों मरेंगे? ईरानी शिप था ना, ईरानियन शिप था वो,
ठीक है, तो ईरान के साथ उनकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो जो भी है मतलब उनने टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर करा। खैर ये थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज हो गई, आप इतना समझ जाना 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, कभी जाएगा नहीं सीयूटी इतना डीप, मुझे तो लगता है। बट द एग्जामिनर इज वेरी, मतलब बहुत ज्यादा पागल ही हो गया कि भाई अब तो बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करवाऊंगा इनसे सारी चीजें, और बिल्कुल पागल हो गए तो ये दे सकते हैं आपसे कि भाई 12 नॉटिकल माइल्स तक तो हमारा ओके, आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, ऑयल, हाँ कुछ भी यहाँ पर आप बिजनेस पर्पज से आप लेके जा सकते हो। सर इस 12 नॉटिकल माइल से आगे हाई सीज आ जाता है, वहां पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, आई बात समझ, वो हाई सीज होता है। हाँ वैसे तो जनरल रिसोर्सेज मिलते नहीं और एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, बट अगेन अगर रिसोर्सेज मिल गए तो डिपेंड करता है उसका जो नियरेस्ट कंट्री होगी वो उसके ऊपर अपना हक जमा लेगी, सीधी सीधी बात है। बट आई सीज में थोड़ा सा मुश्किल नहीं रहता, ये सब चीजें बहुत डेप्थ में वो चीजें चली जाती है ना, पॉसिबल मतलब थोड़ा सा कम पॉसिबल रहता है, ठीक है। और ऐसा कभी होगा नहीं, एक बात बताओ, 200 नॉटिकल माइल बोल रहा हूँ, 200 नॉटिकल, हाँ एग्जैक्ट नहीं वो पॉइंट है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल, अगर 200 नॉटिकल माइल यहां से अपना काउंट कर लूँ ना, और अगर बीच में कोई स्पेस बच भी गया, वो ऑस्ट्रेलिया का 200 नॉटिकल माइल के अंदर आ जाएगा, छूटता कुछ एरिया नहीं है, ये चीज जानो आप, ठीक है। सबको समझ आया? सर लैंड मासेस डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, टेरिटोरियल वाटर्स डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। थर्ड, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, ये सब किसका पार्ट बनती है सर? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनती है। क्या मतलब सर? मैं आपको एक चीज समझाता हूं सर। लेट से मैं नीरज चंद्रा बाहर अमेरिका गया और मैं जाके खो गया समझना, और मुझे लूट लाट लिया किसी ने, मैं मतलब है ना जबट वटवा चाकू रख के लूट लाट लिया, ठीक है। अब व्हाट शुड आई डू? क्या वहां की लोकल पुलिस को बताऊं? वो एक थप्पड़ मार गया, चल तू अब जेल चल, तू है इमिग्रेंट भाई, तू इलीगल इमिग्रेंट आ गया है तू हमारे देश में और पागल बना रहा है, कोई स्पाई वाई है तू, और बस जेल में ले जाएंगे, खूब मारेंगे मुझे, खूब मारेंगे, है ना, समझ रहे हो। और बाद में पहले मार मोड़ लेंगे, उसके बाद लेट से अगर हो भी गया, पता लग गया कि ओ शिट ये तो इंडियन था, एक्चुअल इंडियन था, खो गया था बेचारा, गलत हुआ था इसके साथ, तो कहेंगे सॉरी यार गलती हो गई, है ना, मारेंगे, जरूर मारेंगे। तो ये रिस्क तो मैं नहीं ले सकता कि अमेरिकन पुलिस के पास जाऊं बोनाफाइड अच्छा बच्चा बन के, है ना। व्हाट विल आई डू इज कि मैं अमेरिका में इंडियन एम्बेसी के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, मुझे जस्टिस दिलाइए, एंड तो वो पहले मेक श्योर करेंगे कि हाँ मैं एक्चुअल इंडियन हूं एंड आई केम फ्रॉम इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उसके बाद कोई एफआईआर दर्ज होगी अमेरिका में, और वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो इंडियन एम्बेसी करवाएगी। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर लैंड is not a part of that country. That particular land belongs to the country जिसकी वो एम्बेसी है। मतलब अमेरिका में वो जमीन का हिस्सा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। सर इंडिया में भी राजघाट के पास डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसीज है, चाइनीज एम्बेसी है, अफ्रीकन एम्बेसी है, पाकिस्तानी एम्बेसी है। क्या वो एरिया, डेडिकेटेड एरिया इंडिया का पार्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो उसी कंट्री का पार्ट माना जाएगा जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। आपको पता है बीच में क्या हुआ था? बहुत ही फनी चीज हुई थी। इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान को अच्छे तरीके से मिसाइल्स मारी, ठीक है। अब पाकिस्तानी लोगों में वो जाग गया कि अरे क्यों हो रहा है, ठीक है। वो सब पहुंच गए यूएस एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए। पता है दिमाग होता नहीं है बेचारों में, है ना। यूएस एम्बेसी के अंदर घुस गए और वहां पर आग लेके पहुंच गए कि हम तो जी जला देंगे। उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा देश है, जैसे हमारे देश में सब कुछ जला देते हैं वैसे हम ये भी जला देंगे। अब यहां पर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बहुत क्लियर है, जैसे मैंने आपको बताया, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उस कंट्री का पार्ट है। जिस मोमेंट में पाकिस्तानीज ने अमेरिकन एम्बेसी में कदम रखा, उन्होंने क्या पाकिस्तान में कदम रखा है? नहीं, वो अब अमेरिका में कदम रख रहे। सबको गोलियों से मार दिया। आप रिसेंटली देखना, भी 1 महीने का टाइम भी नहीं हुआ इस न्यूज को, एक बार पढ़ना, बहुतों को गोलियों से मारा। बहुत सब तो नहीं मरे, ऑफकोर्स सब नहीं मरे, बट बहुत लोग डेड मतलब मर गए थे गोलियों से। वो कमांडोज करते क्या, मार दिए, ठीक है। अब सोच के देखो कि सर इस लेवल तक डोमेस्टिक टेरिटरी रहती है एम्बेसी के कंट्रोल में। एम्बेसी समझते हो ना आप, सारे फॉरेन अफेयर्स इसी बिल्डिंग से डील होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सुलेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सुलेट? सी कॉन्सुलेट इज अ पार्ट, बातें मत करो। कॉन्सुलेट इज अ टाइप ऑफ ऑफिशियल बिल्डिंग जहां पर इफ यू वांट टू ट्रेवल टू अ पर्टिकुलर कंट्री ना, आपको वीजा जहां से मिलेगा वो बिल्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई नीरज चंद्रा वांट्स टू ट्रेवल टू अमेरिका और सम कंट्री इन यूरोप,
तो इन दैट केस मुझे उस कंट्री के कॉन्सुलेट के पास जाना पड़ेगा और मेरे को वहां पर एक प्रकार से प्लीड करना पड़ेगा, मतलब प्रे करना पड़ेगा, जी मुझे वीजा दे दीजिए। अब वो वीजा किस पर्पस से मांग रहा हूं? क्या मैं घूमने के पर्पस से मांग रहा हूं तो ट्रेवल वीजा हो गया, मैं जॉब करने के पर्पस से मांग रहा हूं तो वर्क वीजा हो गया, मैं किसी मेडिकल मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग टू गो देयर एंड लाइक मुझे अपनी कोई ट्रीटमेंट करवाना है, दैट विल बी टर्म्ड एज मेडिकल वीजा। तो जो पर्सन से आप ये चीजें समझाओगे और बोलोगे मुझे इस पर्टिकुलर रीजन से आपकी कंट्री में घुसना है, आप मुझे परमिशन दे दो, दैट परमिशन इज वीजा, है ना। जो पर्सन, जो बॉडी है, मेक श्योर करेगी कि ही और शी इज द वैलिड पर्सन और इसका रीजन हमें वैलिड लगा है, इज नॉट अ डेंजर टू अवर कंट्री, उसके बाद हम वीजा दे रहे हैं। जो बॉडी ये चीज करती है ना, उसे हम कहते हैं कॉन्सुलेट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम गोइंग ऑफ नेशनल इनकम, इसलिए मैं इन टॉपिक्स पे इतना टाइम लगा रहा हूं कि आगे जाकर आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नाउ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स आप समझते हो, हर कंट्री में जैसे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, फिर कुछ हो रहा है, वो उस कंट्री का पार्ट मानी जाएगी। जैसे आपको पता होगा अभी के टाइम पे जो इजराइल है या फिर मान के चलो आपका ईरान है, ईरान में आपको पता है ईरान जो बाकी यूएई कंट्री है उसको इतना क्यों मार रहा है? कभी सोचा है? ईरान वॉर के बारे में थोड़ा बहुत पता है आप लोगों को, जो ईरान की वॉर चल रही है अभी? आपके माइंड में क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए कि सर एक बात बताओ, जब पीछे से यूएस और इजराइल उसको बॉम्ब कर रहे हैं, तो ईरान बेचारा दुबई, आपका अबू धाबी, कतर, ओमान, इन सबको क्यों मार रहा है? वाई ही इज टारगेटिंग यूएई कंट्री? वो यूएई कंट्रीज को टारगेट नहीं कर रहा है, वो वहां की यूएस मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रहा है जो उसकी हेल्प कर रही है ना। अब अमेरिका से तो बॉम्ब भाई साहब भेजेंगे नहीं, या तो अपनी वॉरशिप्स लेकर आ रहे हैं, है ना, ईरान के पास, तब अटैक करा जा रहा है, या तो लैंड से बगल जो नेबरिंग कंट्रीज है लाइक दुबई, ये सब दुबई वैसा सिटी, यूएई, है ना, इन सब से जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है यूएस की, उन पे बॉम्बिंग कर रहा है ना। तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उसी कंट्री का पार्ट मानी जाती है। अब जिसको ये बात पता होगा उसको वो समझ जाएगा कि वो इनडायरेक्टली यूएई में वॉर नहीं कर रहे हैं, मतलब जो यूएई में अटैक नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका में ही अटैक कर रहे हैं, इजराइल में ही अटैक कर रहे हैं, बट उन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में अटैक कर रहे हैं जो इन दोनों कंट्रीज की है, वो इन्हीं दोनों कंट्रीज का पार्ट मानी जाएगी। अब हाँ, थोड़ा बहुत ईरान भी नटखट है, सिविलियंस में भी वॉर अटैक कर देगा, है ना, ये सब थोड़ा बहुत तो ईरान भी है ही, क्या कर सकते हैं, है ना। बट दिस इज द मेन रीजन। नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा, मैं रियलिस्टिक सपोर्ट। जियोपॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कभी आप ढंग से पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी कि अमेरिका ने बहुत कुछ 2-4 दिन पहले बोला था कि भाई सीज फायर, हम अब कोई अटैक नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। अगले दिन ही अटैक कर दिया। आपको क्या लग रहा है कि ये कोई लैक ऑफ कमिटमेंट है? नहीं, इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। एंड क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, मार्केट को नीचे गिराकर पैसा कमाना। अभी तुम पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज में, आप अभी, हाँ इलीगल है, इलीगल पूरे वर्ल्ड में है इनसाइडर ट्रेडिंग, इलीगल। आप अभी बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे, डेफिनेटली सब पढ़ोगे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। हाँ, अंदर की इन्फॉर्मेशन आप जब सोच के देखो ना, मैंने बोल दिया भाई सीज फायर, सब खुश हो गए, सबने खरीदना स्टार्ट कर दिया, भाई हम चलो वापसी, ये सब कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा। एकदम से 2 दिन बाद दोबारा मिसाइल मार दी, तो ऑब्वियस सी बात है सब दोबारा से बेचने लग जाएंगे। तो आपने क्या करा? आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, पैसा बनाया है अपना इलीगल तरीके से। खैर जो भी हो सर, दोबारा से लैंड मासेस सारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, टेरिटोरियल वाटर्स डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, शिप्स, वेसल्स, ऑयल रिग्स, और भी कुछ बच गया इसमें? कोई और पॉइंट पढ़ना, 2-4 चीजें। 4th पॉइंट पढ़िए अपने बुक में, पढ़ना बेटा, ऋषि का पढ़ो, शिप्स, वेसल्स, ऑयल रिग्स। इसमें एक और पॉइंट था आई गेस, कुछ 3 ही है। हाँ हाँ, नहीं ऑयल रिग्स तो हो गए ना, नेचुरल गैस ही तो एक्सट्रैक्ट करेगा। और हाँ हाँ हाँ, एयरक्राफ्ट वाज द वर्ड आई वाज मिसिंग, यस। ठीक है, एयरक्राफ्ट मतलब सर देखो बहुत ही कॉमन चीज है, मान के चलो इंडिया से कोई प्लेन उड़ा और वो आपका अलास्का जा रहा है, ड्यूरिंग दैट ट्रेवल, अब तो आसमान में, हवा में, बीच में बहुत सारी कंट्री आ रही है सर। इंडिया से प्लेन उड़ा है, पाकिस्तान आएगा,
ताजिकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज बीच में से आएंगी। बट लेट्स से जब वो एयर स्पेस यूज कर रहा था अफगानिस्तान का, उसमें मैं बैठा था, मैंने एक आदमी को खड़े होकर चांटा मार दिया, समझना सर ध्यान से, ऐसे ही शक्ल अच्छी लगी, ठीक है। अब वो निकला भाई आईएएस वाईएएस कुछ निकला बढ़िया, अच्छे खासा टॉप ऑफिशियल निकला, ठीक है। तो मैं अलास्का गया, 2-4 दिन मस्ती वस्ती करी और वापसी आ गया खुश होते होते एक और को मारूंगा चाटा। इंडिया में आगे, और इंडिया में आया, मेरे को कर लिया गिरफ्तार। तो मैंने बोला किस बात पे? तो उन्होंने फिर मुझे चांटा मारा, समझ रहे हो। फिर उन्होंने बताया कि आपने एक्चुअल में चांटा मारा है किसी को इंडियन एयरक्राफ्ट में। तो क्या हुआ, इंडिया में थोड़ी था वो। अगर आप मेरे पे सेक्शन लगाओगे असॉल्ट का या क्रिमिनल फोर्स का, तो इंडिया में थोड़ी था वो। तो उन्होंने मुझे बताया फर्क नहीं पड़ता, वो पार्ट था किसका, एयरक्राफ्ट का, और वो इंडियन बाउंड एयरक्राफ्ट था, और आप इंडियन सिटीजन हो, आपने थप्पड़ मारा। तो वो चूंकि वो काम हो रखा है कहीं ना कहीं इंडियन एयरक्राफ्ट के अंदर, वो स्टिल डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा, और आपने जो भी एक्ट करा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का। हाँ, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने। सर अगर मान के चलो कोई इजरायली बंदे ने किसी इरानियन पर्सन को देखते ही चाटा मार दिया, समझना सर, तो मैं तो इंडियन हूं ना, फिर बात वही आ गई। हाँ, किसी बाहर के पर्सन ने मुझे मार दिया मान के चलो, स्टिल वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है। क्रिमिनल एक्ट्स की बात मत करो यार नालायकों, थोड़ा सा चलो बिजनेस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। सर कोई सा भी बिजनेस इंडिया से गए हुए एयरक्राफ्ट में अलास्का जा रहा है, अलास्का तक का किसी ने भी बिजनेस करा, ऐसे आप होता नहीं है, आपको एयरक्राफ्ट में कुछ खाने पीने को देते रहते हैं, एक तो होता है बेसिक मील होता है जो देंगे ही देंगे, आप एडिशनल भी कुछ मंगवा सकते हो, उसके लिए आप वो चार्ज करेंगे, डेफिनेटली चार्ज करेंगे, ठीक है। अब वो जो बिजनेस हो रखा है ना, वो इंडिया में हो रखा है ना वो अलास्का में हो रखा है, उसकी जीडीपी कहां ऐड होगी, इंडिया के अंदर ऐड होगी, बिकॉज वो इंडिया का एयरक्राफ्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की मानी जाएगी। सबको समझ आया, ठीक है, क्लियर है। सेम गोज विद शिप्स, वेसल। अच्छा, ये शिप्स, वेसल एंड ऑयल रिग्स अगर 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर है ना, तब वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा, याद रखना, ठीक है। सर अगर कोई शिप ये 12 नॉटिकल माइल के अंदर है, तो वो कुछ भी हो ना, वो शिप ना भी हो, वो एक बेसिक सी राफ्ट भी हो जो यहां के किसी लोकल आदमी ने बना रखी है, तो भी वो 12 नॉटिकल माइल के अंदर है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। बात समझ आई। जैसे ही डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर आए, 200 नॉटिकल माइल पे आए, तो यहां पर क्या क्या चीजें काउंट करी जाएंगी, ऑयल रिग्स, वेसल्स एंड शिप्स। अगर ये इंडिया के हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी। बताया था ना मैंने, ये 200 नॉटिकल माइल का एरिया आपका नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के लिए काम आता है। सबको समझ आया बेटा, कोई दिक्कत परेशानी। ये चार चीजें कुछ और बस तो नहीं क्या? इसके अंदर कोई दूसरी कंट्री का आ जाएगा, उसे पकड़ लेंगे। नहीं, क्यों पकड़ेंगे बेटा, 12 नॉटिकल माइल्स नहीं क्यों पकड़ेंगे? अगर यार एक बात बताओ, अगर कोई कंट्री आता है, बिल्कुल, क्या बाहर का कोई शिप नहीं आता है इंडिया में इंपोर्ट का समझ ले, हाँ, बिना परमिशन के आ रहे हो तो डेफिनेटली नेवी उसको बोली कि भाई कैसे आ रहे हो आप, इफ यू डोंट हैव एनी लाइसेंस, मतलब बेसिकली आप एलियन शिप हो। एलियन शिप इज नॉट दैट एलियन, एलियन का मतलब लॉ में बोला जाता है कि आप किसी नॉन फ्रेंड कंट्री के शिप हो, और हमें नहीं पता था आप आ रहे हो, और आप एकदम से आ रहे हो, तो दैट कैन बी थ्रेट, हम थोड़ी आने देंगे। दैट्स अ वेरी कॉमन सेंसिकल पॉइंट। बातें नहीं उड़ाएंगे क्यों बेटा? अब वो मैं क्या जानू, अब नेवी क्या करेगी, ठीक है। सबको डोमेस्टिक टेरिटरी समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी, आगे चलते। अब आ जाओ सर, ये लिखना है किसी को क्या बेटा, बताओ। हाँ तो बिल्कुल यार, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो इंडिया के ऊपर फिर वो हो जाएगा ना, अटैक हो जाएगा। अगर एयरक्राफ्ट चल रहा है, आप ये पूछना चाह रहे हो एयरक्राफ्ट चल रहा है, इंडिया के एयरक्राफ्ट को किसी ने आसमान में उड़ा दिया, पाकिस्तान ने उड़ा दिया लेट से, तो दैट्स अ बेसिक सिंपल सी बात है, आपने इंडिया पर अटैक करा है, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर। किसी को लिखना तो नहीं है बेटा, लिखना है किसी को? आगे चलो। नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया में फॉरेन क्राइम करेगा तो इसे इंडियन गवर्नमेंट पकड़ेगी, और नहीं, इंडियन गवर्नमेंट इम्यूनिटी कैसे मिल जाएगी भाई? हाँ, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ना डिप्लोमेट्स को मिलती है, केवल टॉप ऑफिशियल्स को। इंडिया का कोई आईआरएस बाहर जा रहा है, उसको मिल सकती है, एम्बेसडर है वो, इसलिए। हाँ,
और वो भी केवल तब जब तक वो ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। ये नहीं कि एम्बेसडर भाई साहब बाहर जा रखे और वहां पर उन्होंने ज्यादा शराब पी ली एंड अपनी बंदूक निकाल के सबको मारना स्टार्ट कर दिया, तो दैट इज नॉट एक्सक्यूजेबल। आप पूछिए बेटा क्विंसी। हाँ, तभी तो इंपोर्ट्स कहलाएंगे वो। हाँ, हमारी हो जाएगी, मतलब इंपोर्ट्स मानी जाएगी ना। आप ये बोलना चाहते हो अमेरिका से कोई सामान जो अमेरिका में प्रोड्यूस हुआ है वो इंडिया में आता है? हाँ बिल्कुल आता है, शिप से इंपोर्ट का माल ऐसे ही आता है। और जैसे ही वो इंडिया में आएगी वो इंपोर्ट का सामान है ना बेटा, उसको सबसे पहले कस्टम ऑफिशियल्स को फेस करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। हाँ एग्जैक्टली, उसके बाद अगर लगेगा भाई कस्टम ऑफिसर्स को हाँ भाई एवरीथिंग इज गुड, कस्टम ड्यूटी इज पेड, उसके बाद ही आप जा सकते हो। तभी तो बोला जाता है कि अगर कोई बंदा एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा सोना पहनकर प्लेन के रास्ते इंडिया आता है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा, तो उसको कस्टम वाले प्लेन पे आपका एयरपोर्ट में पकड़ लेंगे। इसे ही तो कहते हैं स्मगलिंग। स्मगलिंग इज व्हाट? यू आर बेसिकली अवॉइडिंग द कस्टम टैक्स। कस्टम टैक्स आपको पे नहीं करना और आप ऐसे इलीगली लेकर आ रहे हो, दैट इज स्मगलिंग। तो ये चीज समझ आया? ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट? मेरे को एक बच्चा चाहिए जो ये इस डेफिनेशन को पढ़े। खुशी आप पढ़ोगे? पढ़ो बताओ। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है आपको? जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंस पढ़िए बेटा। बेटा सारे बच्चे एक बच्चे को देखो, बोलो। who ordinarily residents in the country and whose center of economic interest also lies in the country. या तो इसमें एक तो लिमिट दे रखी होगी आपको, क्या दे रखी है? Normal residents of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose economic, अच्छा गाइस मैं आपको एक ना चीज समझाता हूं। संदीप गर्ग ने करेक्शन कर दी है थोड़ी। पहले से डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट में संदीप गर्ग क्या बोलूं, वो तो चलो ऑथर है भाई साहब हमारे, एनसीईआरटी ने लिख रखा था कि नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन हु लिव्स इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इनकरेक्ट डेफिनेशन जो दे रखी थी। एंड मैं हर साल अपने स्टूडेंट्स को ये समझाता था कि इट विल नॉट बी 1 year। किसी पे पुरानी बुक है? मेरी पुरानी बुक का है? किसी पे पुरानी बुक है संदीप गर्ग की? कोई बच्चा पुरानी बुक वाला? पुरानी है आपकी पास बुक? नॉर्मल रेजिडेंट खोलो। नहीं यार, 1 year वाली क्राइटेरिया किसमें लिख रखा है? लिख रखा है 1 year लिख रखा है? कहाँ लिखा है बेटा? पढ़ रही थी तो नॉर्मल रेजिडेंट्स यहाँ पे होगा। हाँ कोई बात नहीं, हटा दिया उन लोगों ने। एक चीज समझना सर, पहले से ना इस डेफिनेशन में एक बहुत ही बेसिक एरर कर रखा था कि नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। एंड वो बहुत ज्यादा इनकरेक्ट चीज थी। कैसे इनकरेक्ट चीज थी बेटा? बातें नहीं समझना ध्यान से। सिटीजनशिप इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेसिडेंटशिप। अगर आप एक किसी कंट्री में वर्क करते हो और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हो तो आप उस कंट्री के रेसिडेंट बन जाते हो। अभी मान के चलो मैं कनाडा गया और मैंने वहां पर 3-4 साल काम करा, तो क्या मैं उनका रेजिडेंट बन जाऊंगा? एब्सोल्युटली यस। सबको समझ आया? मतलब एक पर्सन जिसके पास इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस कंट्री का और उस कंट्री में रह रहा है, वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। बट यहां प्रॉब्लम क्या थी? इन लोगों ने 1 साल की डेफिनेशन बता, 1 साल का एक लिमिट रख रखा था। एंड लॉ में कहीं पर भी 1 साल की लिमिट नहीं थी, हर जगह 182 डेज या फिर 6 महीने की लिमिट थी। हर जगह टैक्स लॉज उठा लो, कंपनीज एक्ट उठा लो, और आपका सिटीजनशिप एक्ट उठा लो, कुछ भी उठा लो आप। मतलब बेसिक जो अभी तक रेजिडेंटशिप की जो रियल डेफिनेशन होनी चाहिए थी वो 6 मंथ थी, वो 1 year का टाइम इन्होंने हटा के थोड़ा बहुत करेक्शन कर दिया, अच्छी बात है। ठीक है, अपनी अ पर्सन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री, इसमें लिमिट नहीं दे रखी, बट आई एम टेलिंग यू द लिमिट 182 डेज। मतलब लिख लेना मेरे साथ साथ,
अ पर्सन हु रिसाइड्स, अब मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ 182 डेज की। मॉरिशियस जैसी कंट्री है, वहां पर बहुत कम है रेसिडेंटशिप का टाइम, वहां पर 3 महीने में मिल जाती है ना मॉरिशियस, इन सब चीजें, तो उसका मन नहीं लिखवाऊंगा मैं। इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। अब ये 182 डेज क्या है सर? आपका 6 मंथ्स। वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा सर। ये बात समझ आ रही है? अब ना प्रॉब्लम देखो, यहां पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि यहां पर 1 साल दे रखा था 365 डेज। अब मुझे एक बात बताओ, मुकेश अंबानी या फिर कितने भी जो भी अमीर ज्यादा यहां पर इंडिया में, क्या वो बाहर नहीं जाते होंगे? या उन लोगों को भी छोड़ो, उन लोगों को भी छोड़ो, अगर मैं नीरज चंद्रा ही बाहर चला गया महीने में 7 दिन या फिर 1 साल में 7 दिन बाहर घूमने चला गया, मेरा 365 डेज का तो क्राइटेरिया टच ही नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? तो क्या मैं उस साल रेसिडेंट कहलाऊंगा ही नहीं? पूरे 340 दिन 345 दिन में इंडिया में रहा, आखिरी में 10-20 दिन के लिए मैं अगर बाहर चला गया, मुझे क्या रेसिडेंट कहलाने का हक ही नहीं है? उस 1 ईयर के क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है। बट दैट वाज रॉन्ग, इसलिए वो चीज चेंज हो गई है। बहुत अच्छी बात है कि अ पर्सन हु लिव्स इन अ कंट्री, और लेकिन इंडिया का क्या सीन है सर? 182 डेज। इंडिया में 182 डेज है कि अगर आप इंडिया में 6 मंथ से ज्यादा रहोगे किसी साल में, तो ही आप कहलाओगे वहां के रेसिडेंट। क्या आप सब रेसिडेंट हो इंडिया के? एब्सोल्युटली यस। लास्ट ईयर तो रेसिडेंट थे, ये साल अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, अभी तक कितना क्या डेट आज? 11 दिन हुए बस, राइट? तो 11 डेज तो आपने कंप्लीट करे हैं, स्टिल यू आर रेजिडेंट, मतलब यू आर कंसिडर्ड टू बी रेजिडेंट। आप सर 7 महीने के लिए बाहर चले गए, क्या आप रेजिडेंट कहलाओगे? अब नहीं, बिकॉज आप 5 महीने इंडिया में रहे, तो उस साल के लिए आप रेजिडेंट नहीं हो। तो सर क्या कंडीशन है? अ पर्सन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स। आई बात समझ? मोर देन 6 मंथ्स। अब आगे चलते हैं सर। एक और क्राइटेरिया दे रखा है, वो और में होगा या एंड में होगा? 6 मंथ्स का एक और में होगा या एंड में होना चाहिए? ये एंड में दे रखा है, ठीक है? एंड मतलब दोनों कंडीशन सक्सेसफुल होनी चाहिए सर। हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। सर इंडिया में केवल रहना ही काफी नहीं है, समझ पा रहे हो? इंडिया में केवल रहना ही काफी नहीं है, इंडिया की इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भी आपका, इंडिया की इकोनॉमी में भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब बेसिकली यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी समहाउ, ठीक है? आप इलीगल चीजें नहीं कर रहे हो। कोई अगर मान के क्रिमिनल इंडिया में आ गया जैसे तैसे, और इंडिया में आके वो रह गया वो 1 साल से ज्यादा, अब वो कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी चीज तो कर नहीं रहा ना इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो क्या कर रहा है? क्राइम्स करेगा, राइट? या फिर कोई इलीगल इमिग्रेंट आ गया, वो क्या करेगा? वो छुप रखा है। तो क्या जस्ट बिकॉज ही इज रिसाइडिंग इन इंडिया हम उसको रेजिडेंट बना दे? नहीं, आपका इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाया करना चाहिए इंडिया में। अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाया नहीं कर रहा, तो आप उस देश के रेजिडेंट नहीं कहलाओगे। बोलिए। आउटसोर्सिंग होती है, बाहर अब रेजिडेंट नहीं हो आप, बिकॉज आप रह थोड़ी रहे हो वहां पर। आउटसोर्सिंग अगर मान के चलो अमेरिका का कोई क्लाइंट है, तुम उसका काम कर रहे हो, तो तुम अमेरिकन इकोनॉमी के लिए वर्क कर रहे हो बेसिकली, है ना? यू आर एक्सपोर्टिंग योर सर्विसेज फॉर दैट नेशन। तो इन दैट केस यू मतलब बेसिकली आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनकी इकोनॉमी में, बट यू आर नॉट रिसाइडिंग देयर। तभी तो एंड लगा रखा है यहाँ पर। एंड का मतलब होता है प्लस, बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। इंडिया के भी नहीं है। इंडिया के है बेटा, इंडिया में तो रह रही हो ना। नहीं तो अब जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए वर्क करोगे तभी आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट का काम बनोगे, आप स्पेंड तो इंडिया में ही करोगे, सर्कुलर फ्लो का पार्ट तो बनोगे आप इंडिया में। ऐसे तो सिर्फ बहुत सारे देश है, बहुत सारे देशवासी हैं जो हाँ बाहर की एमएनसीज के लिए वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो किसी दूसरी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। क्या वो सबकी इनकम इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट का पार्ट बनेगी? नहीं तो टैक्स क्यों ले रहे हो फिर? यहीं पर सारा डिबेट खत्म हो जाता है। ये चीज है, सबको समझ आया? नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा सर? वो पर्सन जो आपका 182 दिन से ज्यादा या फिर इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसमें जो बेसिकली इंडिया के इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखता हो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाकर एक पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। सिटीजन कौन होता है? सिटीजन कौन होता है?
एक पर्सन जिसके पास इंडिया के सारे एक्सक्लूसिव राइट्स है, समझ पा रहे हो, सारे एक्सक्लूसिव राइट्स है, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रहते हैं सिटीजन के पास। आई बात समझ? जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजन के पास है राइट टू स्पीच। अब नीरज चंद्रा हैज ऑल राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट राइट नाउ। मैं अगर कुछ भी ऐसा कुछ होगा, आई विल डेफिनेटली पोस्ट समथिंग ऑन ट्विटर और लिंक्डइन कि भाई दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट हैज डन दिस एब्सोल्युटली रॉन्ग, फलाना ढिमकाना। तो आई हैव दैट राइट। हाँ, बट उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस के वो होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पब्लिक सेफ्टी, रिलीजन, ऑर्डर, मोरालिटी। अब मैं कुछ बहुत ही गलत बोल रहा हूं विच इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स ऑफ ऑब्सिनिटी, ऐसा मैं वो नहीं समझना है इनसे, बट अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं तो क्या मेरे को फ्रीडम ऑफ राइट स्पीच में, मेरे को राइट टू स्पीच में मेरे को प्रोटेक्ट करा जाएगा? नहीं, तो जेल में डाल देंगे। गवर्नमेंट को कुछ स्टेटमेंट सही कह रही कि उनके खिलाफ नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है ना, दैट इज नॉन एज अब्यूज ऑफ पावर, दैट इज नॉन एज अब्यूज ऑफ पावर। गवर्नमेंट तो फिर सबको शांत करवा देगी सर, ऐसा थोड़ी होता है। गवर्नमेंट तो सबको शांत करवा देगी। इंदिरा गांधी थी तो हमारी ऐसी। चलिए, नॉर्मल रेजिडेंट सबको समझ आया, आगे चलते। क्या टाइम क्या हो गया? ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया? चलो आगे चलते हैं। सिटीजन कौन होता है? आई एम लीविंग दिस टॉपिक टू यू। यहां पर देयर इज नथिंग जो मैं अलग से समझाऊं, तो सिटीजनशिप का मैं टॉपिक आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क। ठीक है, आगे चले, आपका होमवर्क है। बहुत डिफरेंस होता है बेटा सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में। मैंने आपको बताया, तो रेजिडेंटशिप एक पर्सन है जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया की इकोनॉमिक इंटरेस्ट में वर्क कर रहा है। अब इंडिया की जगह कोई दूसरा नेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर सिटीजन इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। वो अगर इंडिया में रह रहा है, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में वर्क नहीं भी कर रहा ना, स्टिल ही इज बी कंसिडर्ड एज सिटीजन। उसके पास ज्यादा राइट्स है एज कंपेयर टू रेसिडेंट। समझ पा रहे हो? रेसिडेंटशिप इज बेसिकली कंसिडर्ड फॉर, रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पर्पस से हम रेसिडेंटशिप को उसी जिस कंट्री का रेसिडेंट है तो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है ना। अपन लॉ में घुस गए। जैसे इंडिया में, अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात बोलूं, सारे राइट्स नहीं है सिटीजन के पास, सॉरी रेसिडेंट के पास, सॉरी सिटीजन्स के पास है ज्यादातर राइट्स। इफ आई टेल यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग इन इंडिया। हाँ हाँ उसका अगर कोई वर्कर है, हाँ, तो वो इंडिया का कभी भी रेजिडेंट बन नहीं सकता। वो नॉर्मल रेजिडेंट है इंटरनेशनल एरिया। हाँ एब्सोल्युटली। सारी कंट्रीज के फंडामेंटल राइट्स का यूज कर सकता है। नहीं, रेजिडेंट वो अपनी कंट्री के करेगा ना बेटा। नहीं, जब वो इंटरनेशनल एरिया का रेजिडेंट है, आप समझे नहीं, रेसिडेंट तो फंडामेंटल राइट यूज ही नहीं कर सकता। तो अगर वो कहीं बचा तो वो क्या करेगा? वो तो वो जिस भी कंट्री का सिटीजन होगा उसके फंडामेंटल राइट यूज करेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिडेंटशिप। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेट मी जस्ट क्लैरिफाई टू यू। लेट्स से नीरज चंद्रा इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ ही इज चोजन बाय यूएन कि आप हमको रिप्रेजेंट करो इन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो आपकी जर्मनी में है। तो मैं यूएन की तरफ से इंडिया से जा रहा हूं, आई स्टे इन यूएन, आई स्टे इन जर्मनी। द सिंस आई एम स्टेइंग इन जर्मनी, मेरे को लॉजिकली तो जर्मनी का पार्ट बन जाना चाहिए, बट सिंस आई डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन जर्मनीज इकोनॉमी, तो मैं उनका एक रेसिडेंट बनूंगा ही नहीं। मैं यूएन के इंटरेस्ट को कैरी कर रहा हूं वहां पर, मैं वहां का रेजिडेंट हुई नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रेजिडेंट हूं। लेकिन सिटीजनशिप अभी भी मेरे पास इंडिया की है। सिटीजनशिप इज अ मैटर ऑफ लीगल राइट। वो बहुत डिफरेंट चीजें होती है। तो किसी का भी रेजिडेंट, किसी का रेजिडेंट नहीं है, एब्सोल्युटली यही पॉइंट होता है। कंट्री का रेजिडेंट नहीं, बट सिटीजन तो रहेगा, उसको प्रोटेक्ट करने वाले राइट्स तो अभी भी हैं उसके पास। ये चीज होती है। ज्यादा मत घुसो नालायक को इसमें, मैं तभी ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देता। जहां थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज, तो क्यूरियोसिटी जागती है, पूछने लग जाते हो नालायक। चलिए अच्छा, राइट टू स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स या फिर फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। सो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। एक बार ध्यान से देखते हैं हम। सो व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम? मैं एक बच्चे से पूछूंगा जो बताएगा, ठीक है। आप बताइए हिमानी, फैक्टर इनकम क्या होता है? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ाया है। बताइए। हाँ,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करने के बदले जो आप पैसा कमाते हो, इनकम अर्न फॉर रेंडरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन एज फैक्टर इनकम। यस, आपको थोड़ा कम समझ आएगा बिकॉज वो फर्स्ट क्लासेस आपने मिस करी, एक बार देखना उसको, ठीक है। सो ध्यान से समझना सर, इनकम अर्न आफ्टर रेंडरिंग, या फिर चलो इजी कर देते हैं यहां पर, प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि क्या कहलाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको पूरा लिख लेना भाई, ठीक है। उसको हम कहते हैं सर फैक्टर इनकम। अब यहां पर लैंड के बदले क्या मिलता है आपको, रेंट, लेबर के बदले क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, कैपिटल के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिलता है बेटा, प्रॉफिट मिलता है। ये बात समझ आ रही है? आपके लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और ये चार चीजें क्या हो गई, फैक्टर इनकम। उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देने के बदले जो आपने पैसा कमाया उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। क्या सर ये बायलेटरल नेचर का होता है? एब्सोल्युटली यस। क्या ये बायलेटरल नेचर का होता है? बायलेटरल नेचर का होता है, एब्सोल्युटली यस, बायलेटरल नेचर का होता है। आई बात समझ? बायलेटरल का मतलब क्या होता है, आपने कुछ दिया है उसके बदले ही आपको मिला है, आपका एक तरफा ट्रांजैक्शन नहीं हुई है ये। आ रही है बात समझ? बात नहीं, ये एक तरफा ट्रांजैक्शन की इनकम होती ही नहीं है सर फैक्टर इनकम। और याद रखना सर ये चीज, फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती है। ओनली फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नोट्स बनाते रहना सर, लास्ट ईयर की तरह आई विल नॉट गिव यू द लग्जरी टू कॉपी द नोट्स एनी टाइम। मैंने कोई नोट्स कंपाइल करके रख नहीं रखे, ऑन द स्पॉट बनाते रहना। नेशनल इनकम या फिर ओनली हटा दो, बस इतना लिख दो, फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। समझ आया दिशान? कोई इशू? किसी भी बच्चे को कोई इशू है सर? फैक्टर इनकम बेटा बातें भी तो चल रही थी ना, है ना। बायलेटरल नेचर का होता है, बायलेटरल नेचर का मतलब होता है गिव एंड टेक। मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, गिव एंड टेक नेचर का होता है सर। मतलब आपने एक तरफा ट्रांजैक्शन नहीं करी है। अगर मैंने किसी को लेबर प्रोवाइड करी है तो ही मैंने वेजेस कमाई है, मैंने किसी को अपनी जमीन दी है तो ही मैंने किराया कमाया है, रेंट, मैंने किसी को पैसा दिया है तभी मैंने इंटरेस्ट कमाया है। समझ पा रहे हो? दिस इज द मीनिंग ऑफ बायलेटरल इनकम। दिस इज अ बायलेटरल ट्रांजैक्शन एंड द इनकम अर्न फ्रॉम दैट बायलेटरल ट्रांजैक्शन इज बायलेटरल इनकम एंड फैक्टर इनकम फॉर दिस फैक्ट। सबको समझ आया? एनी इशू? एनीवन? पक्का सबको समझ आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर? ये टॉपिक्स में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, अभी पूछ लो जिसको बेसिक सा भी डाउट आ रहा है, बिकॉज इन चैप्टर नंबर 3 इन्हीं आप टॉपिक्स को इस्तेमाल करोगे फॉर्मूला क्रिएशन के लिए। किसी को इशू? ठीक है, आगे चलते हैं। नोट करना है? कर लिया? नोट सबके अच्छे बनने चाहिए भाई, ठीक है। आगे चलिए, ट्रांसफर इनकम। नहीं लिखा बेटा? ले लो, लिखो बेटा, बिल्कुल लिखो। किसने बोला ये बात? मेहंदी लगी है बेटा? कार्तिक मेहंदी लगी आपके? अच्छा बच्चों ने? चलो कोई बात नहीं बेटा, हो जाता गलती, मैं इंसान है। कि कोई ऐसा बच्चा बैठा जो किसने 11th क्लास का मुझे रिजल्ट नहीं बताया हो, कोई ऐसा नालायक क्लास में बैठा है? जसवंत? जसवंत ने बता दिया, कह रहा था जैसे तैसे पास हो गया सर। व्हाट अबाउट नैतिक? तो रिपीट करेगा वो क्या 11वीं? और सिर्फ फेल कहते हैं, 5 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट। रानी पब्लिक स्कूल वाले बस नाइस हो रहे हैं यार, बेचारे को बुरा ना लग जाए फेल लिख दूंगा तो। हाँ क्लिप काट दो एक इग्नोर करो, इग्नोर करो। चलो क्या पता नैतिक ही देख रहा है दोबारा एक क्लिप।
ऐसे बिचिंग हो रही है मेरी क्लास के पीछे। कोई ऐसा बैठा तो नहीं क्लास में इसने मेरे को नंबर नहीं बताया हो? सब आपके कितने हैं सृष्टि? हाँ 67 आउट ऑफ तो 100 में से कितने आपके? 87। क्या बात है भाई। थर्ड रैंक। 3 ही बच्चे थे क्या? मतलब ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा कौन सा स्कूल है बेटा आपका? ये कोई स्पेशल स्कूल तो नहीं? स्पेशल चाइल्ड के लिए? हाँ सर 100 बच्चे थे, 97 रिटार्डेड, इनमें से 3 तीसरी में आ गई। चलो मजाक कर रहा हूँ यार, बहुत अच्छी बात है यार। गुड यार, वेरी गुड। देखो बेटा नंबर लिख रहा हूँ, हमें भी खुश करो थोड़ा सा। क्या फेल वेल होते हैं। अच्छा पार्टी से याद आया, मैं मॉक टेस्ट लूंगा भाई जैसे नेशनल इनकम खत्म होगा, एंड दिस इज वेरी क्लियर। बारी क्लास में, अरे सुनो तो, इफ यू स्कोर 100%, हंस रहे हो, 2000 रुपए दूंगा। 90% स्कोर करते हो, ऐसा कुछ नहीं दूंगा मैं टेस्ट में जो मैंने ना पढ़ाया हो, वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, क्लास में नोट्स बना रहे हो, बारंबार देखते रहो आप उन चीजों को, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने नहीं दिया होगा। टेस्ट लेने के बाद मैं बताऊंगा मैंने यहां पढ़ाया था, ठीक है? अच्छा सुनना ध्यान से। क्या बोल रहा था मैं? हाँ 2000 फॉर द 100% मार्क्स, 90% ले आओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 40 नंबर का टेस्ट लिया, आप 36 लेकर आ जाते हो, 36, तो आपको मिलेंगे सर 500 रुपए, 500। पासिंग मार्क्स होते हैं 24, 60% इज द पासिंग मार्क्स। पास हो जाते हो और क्लास में टॉप करते हो, आपको बड़ी वाली चॉकलेट मिलेगी। समझ रहे हो? यू हैव नथिंग टू लूज। टेस्ट देना है सबको सीरियस। ट्रांसफर इनकम क्या होते हैं सर? इनकम अर्न विदाउट रेंडरिंग या फिर विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर वो पैसा जो आपने कमाया है विदाउट रेंडरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इज नॉन एज ट्रांसफर इनकम। एग्जांपल देखिए सर, रेमिटेंसेस। क्या बात कर रहे हो सर? रेमिटेंसेस क्या होता है? मैं आपको बताता हूं सर रेमिटेंसेस क्या होता है। रेमिटेंसेस का मतलब होता है, लेट्स से कोई बाहर मेरा कोई भाई काम कर रहा है और मेरा बर्थडे आया, जन्मदिन में मेरे भाई साहब ने मुझे बोला कि $1000 ले जा। इन दैट केस वो $1000 जो मेरे पास आए हैं, क्या मैंने उसके लिए लेबर करी? क्या मैंने उसके लिए कोई मजदूरी करी? क्या मैंने अपने भाई को कुछ पैसा दिया, उसने मुझे इंटरेस्ट वापसी करा? क्या मैंने उसका कोई बिजनेस वेंचर संभाला है जिससे मुझे प्रॉफिट दे रहा है? क्या मैंने उसको कोई अपनी जमीन दे रखी है बाहर जिसके वजह मुझे रेंट दे रहा है? नहीं। रेमिटेंसेस वो पैसा होता है जो बाहर के लोग अपनी डोमेस्टिक कंट्री में, अपनी होम कंट्री में भिजवाते हैं अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। रेमिटेंसेस का पैसा इज नॉन एज ट्रांसफर इनकम। बेटा ये कमाया जाता है, देश का पार्ट बनता है, बट बिना किसी मेहनत के, बिना कुछ प्रोवाइड करे ये पैसा कमाया जाता है। गिफ्ट्स कह सकते हो, ठीक है बेटा? वीडियो रिकॉर्ड। रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स और पेंशन का पैसा। सर पेंशन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए वाज द सिविल सर्वेंट, उन्होंने एक पर्टिकुलर एज तक सर्विसेज दी थी जिसके बदले उन्हें सैलरी मिली थी। आ रही है बात समझ? आफ्टर रिटायरमेंट भी उन्हें पेंशन मिल रहा है। क्या वो अब सर्व कर रहे हैं उस गवर्नमेंट ऑफिस को? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये जो पेंशन का पैसा मिल रहा है दैट इज ट्रांसफर इनकम। सर मैं कोई क्विज कंपटीशन जीत गया, मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल गई, अगेन मैंने किसी के लिए कुछ करा नहीं है, मुझे फ्री में मिला है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। थर्ड, आप लोग मुझे बताओगे क्या बायलेटरल नेचर का होता होगा? जसवंत बताएगा, जसवंत ने बायलेटरल पूछा था, आप मेरे को बताओ क्या ट्रांसफर इनकम आपको बायलेटरल नेचर की दिख रही है जसवंत? कोई और बेटा? जेस्चर पास हो। तो ये क्या होता है? यूनिलैटरल नेचर की होती है। ये एक यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है, या फिर यूनिलैटरल इनकम लिख देता हूं, यूनिलैटरल ट्रांसफर बेस्ड इनकम, ये लो पूरा लिखो, ठीक है? यूनिलैटरल ट्रांसफर बेस्ड इनकम है सर आपकी ट्रांसफर इनकम। क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। भारती, आपके अकॉर्डिंग ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करें? आप सबके लिए मैं बता देता हूं नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। नेशनल इनकम का मतलब हमने देश में जो भी
पैसा कमाया है, सबने कलेक्टिवली जितना पैसा कमाया, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। चलो खुशी आप बताइए, क्या हमें ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में ऐड करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं बेटा? जरूरी है बाहर से आए? अगर हमारे देश की गवर्नमेंट ही पे कर रही है पेंशन, देन मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, आप भी बाहर की नहीं हो, मैं भी बाहर का नहीं हूं, क्या अब ये गिफ्ट ऐड कर दें हम जीडीपी में या फिर नेशनल इनकम में? नहीं, अभी भी क्यों नहीं? बाहर से तो कुछ नहीं आया। एब्सोल्युटली सर, हमने कोई मेहनत नहीं करी है, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करा है इस पैसे को कमाने के लिए, इस अमाउंट को कमाने के लिए, उसके बावजूद भी हमको ये मिल जाए और हम उसे ऐड कर दें, तब तो सर हमारे देश की नेशनल इनकम मैनिपुलेटेड दिखेगी, एग्जैजरेटेड दिखेगी। सर मैंने पैसा कमाया 1 लाख है, मेरा कोई छोटा भाई मेरे पास आया, बोला कि बर्थडे मुझे 10,000 रुपए दो, मैंने बोला ले। इन दैट केस मेरी 1 लाख की इनकम आपने ऐड कर दी नेशनल इनकम में, उस मेरे छोटे भाई की भी 10,000 की इनकम अगर आप ऐड कर दोगे तो वो 10,000 आपने 2 बार काउंट नहीं कर दिए, मेरे 1 लाख में भी इंक्लूड कर दिए, उसे जो 10,000 मिल रखे उसमें भी इंक्लूड कर दिए। ऐसे तो सर पैसा कितना घूमता रहता है जो यूनिलेटरल नेचर का होता है, सबको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दोगे विदाउट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तब तो आपकी नेशनल इनकम बहुत ही एग्जैजरेटेड दिखेगी, बहुत ही मैनिपुलेटेड दिखेगी। आई बात समझ? लॉजिक सबको समझ आया? टैक्सेबल क्यों? टैक्सेबल नहीं नहीं नहीं, अरे देखो आप देखो, नहीं नहीं नहीं, अब देखो इसमें ना बेटा कुछ कुछ होता है बिल्कुल। अब जैसे कौन बनेगा करोड़पति का पैसा है, ऑफ कोर्स कुछ से जीता हुआ पैसा है, टैक्स नहीं लेगी सरकार, टैक्स तो सरकार हर चीज में लेती है यार, टैक्स तो आपको मिलेगा। मैं अपने पेरेंट्स को दे रहा हूं, मैं तो ऑलरेडी टैक्स पे कर, आप तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके होगे ना, तो अब मैं कहता हूं कुछ कुछ चीजों में टैक्स लगता है, समझ पा रहे हो? जैसे रेमिटेंसेस हमने बोले हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो बाहर से आपने पैसा कमा रखा है, उसमें टैक्स लगेगा थोड़ा बहुत, चार्जेस कटेंगे, मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत, पूरा नहीं लगता, चार्जेस कटते हैं थोड़े बहुत। हाँ इंडिया में यार, अगर सोचो आपको कोई मिलियनियर बिलियनियर भाई बैठ रखा है बाहर, वो बहुत ही ज्यादा पैसा भेज रहा है इंडिया, तो सरकार क्या बोलेगी? टैक्स फ्री? नहीं, सरकार को देना पड़ेगा टैक्स, एक अगर पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पास करोगे तो। यहाँ पेंशन की बात करते हैं, पेंशन भी थोड़ा बहुत टैक्स कट के ही आता है, वैसे कोई पेंशन 12,75,000 से ऊपर तो होगी नहीं मेरे हिसाब से, तो ठीक है। स्कॉलरशिप का पैसा ऑफकोर्स अब, और एजुकेशनल स्कॉलरशिप है, कुछ कुछ सब्सिडाइज कर दी जाती है। गिफ्ट दे दिया भाई किसी ने किसी को गिफ्ट दे दिया, अरे भाई लोग तो टैक्स इवेजन स्टार्ट कर देंगे। कृष्णा ने बोला सर मैंने तो सर इस साल कमा लिया 50 लाख, बट मेरा मन नहीं है टैक्स पे करने का, तो एक काम करो, ये 50 लाख ब्लैक मनी लो और आप मुझे गिफ्ट दे दो। आप मुझे जब प्लॉट लेना है सर, मुझे प्लॉट तो लेना ही है मुझे, आप कुछ कमाते वमाते हो नहीं पिछले 5 साल में अपनी ITR में 50 लाख को बांट देना, ठीक है, और आप इस प्लॉट को खरीद के मुझे गिफ्ट दे दो सर, ना मुझे देना पड़ेगा कोई इनकम टैक्स, और 50 लाख का प्लॉट आ गया मेरे पास गिफ्ट के नाम पे। सरकार पागल थोड़ी बैठी है, इनकम टैक्स क्लियरली बोलता है 50,000 से ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल है, 50,000 आपका मूवेबल आइटम, 50,000 आपका कैश, 1 लाख तक का बस टैक्स बचा सकते हो, जितना बचा सकते हो, अगर बचा सकते हो तो, ठीक है, ये सब चीजें होती है। अब तो जो निर्मला सीतारमण है हमारी, वो तो धीरे धीरे करके बहुत सारे लॉज को चेंज कर रही है। पहले से बोला जाता था कि भाई गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स तो भाई ऑब्वियसली बात है, दे, हमारे देश का कल्चर है गिफ्ट देना। पहले के टाइम में शादी के टाइम दिए हुए गिफ्ट्स कंप्लीटली टैक्सेबल, फ्री, टैक्स फ्री होते थे। लोग अपनी शादी को एक व्हीकल बना देते थे टैक्स इवेजन का। अरे आप हमारी शादी में आइए, क्या दिक्कत है, 10 लाख का गिफ्ट लेकर, समझ रहे हो? वो 10 लाख रुपए कैश दे दिए जाते थे वापसी, नीचे वाइट कर दिया जाता था ब्लैक मनी को। और सर जिसकी शादी है क्या उसे टैक्स पे करना पड़ेगा? उस पर इतने बड़े बड़े गिफ्ट आए, नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम्पशन रहता था। अब मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है लॉ, एक बार क्या बताया, हटा दिया नहीं हटा दिया, बिकॉज सब तो यही रोते रहते हैं कि टैक्स बढ़ाया जा रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है। ये मैरिज पर टैक्स फ्री गिफ्ट का लॉ है नहीं, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। बट इतना जानो पहले से ऐसा होता था, शायद अभी भी हो रहा हो, है ना, ऐसा होता था। तो ट्रांसफर इनकम इज एब्सोल्युटली टैक्सेबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पूछा करो ऐसे क्वेश्चंस बाकी सारे बच्चे, ठीक है, शांत मूर्त नहीं बन के बैठ जाया करो, क्लास में सीखा करो बहुत सारी चीजें। ऑलराइट, दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू। इफ यू गाइस डोंट हैव एनी डाउट्स, ठीक है।